नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। कहानी का नाम है आप बीती, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का आप कह सकती हैं कि एक आईना है। बिल्कुल, एक ऐसा आईना जिसमें अहंकार, धोखा और भरोसे की लड़ाई सब कुछ साफ साफ नजर आता है। तो आज हम इस कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम इसे एक तरह से जिएंगे। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि कहानी को सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो मनोवैज्ञानिक पहलू छिपे हैं उन्हें कुरेदना है। सही कहा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे तारीफ का नशा हमें अंधा बना सकता है, और कैसे एक बुरा तजुर्बा हमारी पूरी सोच को, हमारे नजरिए को एक तरह से जहरीला कर सकता है। और आखिर में कि सच्ची इंसानियत होती क्या है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो नायक है वो एक लेखक है और बहुत गरीबी में जी रहा है। मतलब प्रेमचंद में उसके घर और हालात का जो ब्यौरा दिया है बड़ा दर्दनाक है। हाँ, वो टूटी फूटी हवेली का जिक्र, दीवारों से उखड़ता प्लास्टर, बारिश में टपकती छत, और वो जाड़े की रातें जो किसी सजा से कम नहीं थीं, पुराना छिथड़े हो चुका कंबल। ये कहानी का बहुत जरूरी शुरुआती बिंदु है। यहाँ प्रेमचंद उस लेखक की गहरी असुरक्षा, मतलब उसकी डीप सीटेड इनसिक्योरिटी को स्थापित कर रहे हैं। अच्छा। उसकी गरीबी सिर्फ माली नहीं है, बल्कि उसके आत्मसम्मान में भी है। वो बाहर से मिलने वाली तारीफ पर पूरी तरह से निर्भर है। इसीलिए शायद पाठकों की चिट्ठियां उसके लिए इतनी मायने रखती थी। बिल्कुल, किसी की जरा सी तारीफ उसे 7वें आसमान पर पहुंचा देती थी। उसे लगता था कि मैं भी कुछ हूं। और इसी माहौल में एंट्री होती है उमापति नारायण की। हाँ, उमापति नारायण, जो खुद एक जाने माने कवि हैं, जिनकी कविताएं लेखक अक्सर पत्रिकाओं में पढ़ा करता था। और उनकी चिट्ठी आती है जिसमें लेखक की कहानियों की दिल खोलकर तारीफ की गई है। हाँ, कुछ इस तरह कि आपकी कहानियों में जो दर्द है उसने मेरे हृदय को झकझोर दिया है। अब आप सोचिए, उस लेखक पर क्या असर हुआ होगा। वो तो फूला नहीं समाया होगा। बिल्कुल, तुरंत जवाब लिखने बैठ गया। भाषा को जितना संवार सकता था संवारा, और पत्र में प्रेम और मैत्री के ऐसे उद्गार भरे जैसे कोई कविता लिख दी हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, असली खेल तो दूसरे पत्र से शुरू होता है, जो 5वें दिन ही आ गया, और ये पहले से भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि मर्मस्पर्शी था। और उसमें जो संबोधन था, प्यारे भैया, इसने तो लेखक को जैसे अपनापन का एक गहरा एहसास दे दिया। और इस पत्र में कुछ मांगे भी थीं। हाँ, लेखक की सभी रचनाओं की सूची, प्रकाशकों के पते, और सबसे जरूरी हिस्सा था उसकी निजी जिंदगी के बारे में। मेरी पत्नी जी को आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा है। आपका विवाह कहाँ हुआ है, आपकी संतानें कितनी हैं, आपका कोई फोटो हो तो कृपया भेज दीजिए। मतलब पूरी वंशावली ही पूछ ली थी। और लेखक पर इसका क्या असर हुआ होगा। ये शायद पहला मौका था जब किसी महिला से उसे तारीफ सुनने को मिली थी। गरूर का नशा छा गया होगा। बिल्कुल, और इसी नशे में वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। झूठ बोलने की। हाँ, अपने खानदान के बारे में बड़ा चढ़ाकर बता देता है। दादाजी, जो एक जमींदार के कारिंदे थे, उन्हें एक बड़ी रियासत का मैनेजर बना दिया। और पिताजी, जो एक दफ्तर में क्लर्क थे, उन्हें उस दफ्तर का प्रधानाध्यक्ष यानी हेड बना दिया। छोटी मोटी काश्तकारी को बड़ी जमींदारी बता दिया। ऐसा क्यों? मतलब इसकी क्या जरूरत थी? ये इंसान के अहंकार का एक क्लासिक केस है। उसे लगता है कि अगर वो इतनी अच्छी कहानियां लिखता है तो उसकी पारिवारिक हैसियत भी तो उतनी बड़ी दिखनी चाहिए। अच्छा, मतलब वो उस तारीफ के लायक दिखना चाहता था। बिल्कुल, वो उस तारीफ को सही ठहराने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ लेता है। प्रेमचंद यहाँ बड़ी खूबसूरती से बताते हैं कि वैनिटी या कहिए घमंड, वो सिर्फ तारीफ चाहता नहीं, बल्कि उस तारीफ को सच साबित करने के लिए झूठ भी पैदा करता है। और अपनी रचनाओं के बारे में भी सांकेतिक शब्दों में बड़ी बातें लिख दी। हाँ, क्योंकि सीधे सीधे अपनी बड़ाई करना तो उच्छृंखलता है, पर इशारों में आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पत्र लिखकर वो उसे फौरन लेटर बॉक्स में डालाया। लेकिन फिर इंतजार। 2 हफ्ते बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। और अब लेखक को चिंता होने लगी। हाँ, उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। कहीं कवि जी ने मुझे मतलबी तो नहीं समझ लिया, कहीं मेरा झूठ तो नहीं पकड़ लिया। और इसी डर से वो दोबारा पत्र भी नहीं लिख पाया। बिल्कुल, ये तो हुई चिट्ठियों की बात। फिर कहानी में असल मोड़ तब आता है जब उमापति अचानक खुद उसके सामने आ जाते हैं। हाँ, आश्विन का महीना था, रामलीला की धूम थी। लेखक अपने एक दोस्त के घर ताश खेल रहा था, और एक अजनबी महाशय उसका नाम पूछते हुए वहां आ पहुंचे। और उनका जो हुलिया था वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लेखक ने सोचा था। हाँ, प्रेमचंद ने उसका बड़ा मजेदार वर्णन किया है। श्याम वर्ण, नाटा डील, चेहरे पर चेचक के दाग।
नंगा सिर, बाल संवारे हुए, सिर्फ एक सादी कमीज, गले में फूलों की मुरझाई हुई माला। और पैर में फुल बूट, हाथ में एक मोटी सी किताब। तो जब लेखक ने नाम पूछा तो जवाब मिला, मुझे उमापति नारायणन कहते हैं। लेखक की तो हालत ही खराब हो गई होगी खुशी से। हाँ, वो तो आश्चर्य और खुशी से उछल पड़ा, उठकर गले से लिपट गया। लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प बात होती है। उसके दोस्त की चेतावनी। हाँ, जब लेखक उमापति के साथ घर जाने के लिए उठता है तो उसका दोस्त उसे रोकता है और पूछता है ये कौन साहब है। और फिर चेतावनी देता है, जरा इनसे होशियार रहिएगा, मुझे तो उचक्के से मालूम होते हैं। ये प्रेमचंद की तरफ से एक बहुत बड़ा साहित्यिक इशारा है। हाँ, इसे हम ड्रामेटिक आयरनी कह सकते हैं। मतलब हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, हमें वो खतरे की घंटियां सुनाई दे रही हैं, जो नायक को नहीं दे रही। बिल्कुल। लेखक का क्या रिएक्शन होता है? वो अपने दोस्त की बात को हंसकर टाल देता है। कहता है, आपका अनुमान गलत है। आप हमेशा आदमी को उसके सज-धज से परखा करते हैं, पर मनुष्य कपड़ों में नहीं, हृदय में रहता है। देखिए, यहाँ पर कन्फर्मेशन बायस काम कर रहा है। कन्फर्मेशन बायस वो क्या होता है? मतलब लेखक ये मानना चाहता है कि उमापति एक महान प्रशंसक है, इसलिए वो हर उस सबूत को नजरअंदाज कर देता है जो इस यकीन के खिलाफ जाता हो। अच्छा। उसका दोस्त हकीकत देख रहा है, लेकिन लेखक अपनी बनाई हुई दुनिया में खुश है। वो अपने घर एक मेहमान को नहीं, बल्कि अपनी आने वाली मुसीबत को दावत दे रहा है। बिल्कुल। घर पर मेहमान नवाजी होती है, बाजार से भोजन मंगवाया जाता है। उमापति अपनी कविताएं सुनाता है। स्वर तो मधुर था, पर कविताएं बहुत साधारण थी। लेकिन लेखक वो तो झूठी तारीफों के पुल बांध देता है, झूम झूम कर वाह वाह करने लगता है, जैसे उससे बड़ा काव्य रसिक कोई है ही नहीं। हाँ, और फिर अगली सुबह असली खेल शुरू होता है। उमापति का चेहरा उतरा हुआ है और वो कोट चोरी होने की एक दुख भरी कहानी सुनाता है कि गाड़ी में नींद आ गई, कोट उतार कर रख दिया, और मुगल सराय में जब नींद खुली तो कोट गायब। लेकिन असली बात तो कुछ और थी। असली बात थी कि कोट में 50 रुपए खर्च के लिए रखे थे, वे भी उसके साथ उड़ गए। और फिर वो पैसे मांगता है। हाँ, कहता है, आप मुझे 50 रुपए दें, पत्नी को मैं कैसे लाना है, ससुराल में सैकड़ों तरह के नेक जोग लगते हैं, मैं इधर से लौटूंगा तो देता जाऊंगा। ये किसी भी ठग की, आप कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी होती। बिल्कुल। कहानी ऐसी सुनाओ जिस पर दया आए, और मांग इतनी रखो जो बहुत बड़ी भी ना लगे और छोटी भी ना हो। लेखक के मन में एक पल के लिए शक भी पैदा होता है। हाँ, क्योंकि वो पहले भी धोखा खा चुका है। लेकिन उसकी सज्जनता और दोस्ती का जो झूठा मान था, वो उसे सच देखने नहीं देता। और यहाँ कहानी में एक और बहुत मजबूत किरदार सामने आता है, लेखक की पत्नी। हाँ, जब लेखक उससे रुपए मांगता है तो वो साफ मना तो नहीं करती, पर एक ताना जरूर मारती है। वो कहती है, तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं सब तुम्हें ठगने ही आते हैं। उसकी पत्नी कहानी की जमीन है, हकीकत है। वो भावनाओं में नहीं बहती, वो दुनियादारी समझती है। बिल्कुल। और उसका वो संवाद कि उधार समझकर मत दो, ये समझ लो कि पानी में फेंके देते हैं, ये सिर्फ एक ताना नहीं है, बल्कि एक भविष्यवाणी है। हाँ, वो अपने पति की कमजोरी को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। खैर, लेखक अपनी इज्जत का वास्ता देकर बहस करके रुपए ले ही लेता है और उमापति को दे देता है। और फिर 7 दिन बाद उमापति अपने बीवी बच्चों के साथ लौटता है। इससे तो लेखक का भरोसा और पक्का हो गया होगा कि वो ठग नहीं है। यही तो ठगी का एक बहुत चालाक तरीका है। परिवार को साथ लाना भरोसे की सबसे बड़ी गारंटी मानी जाती है। और यहाँ लेखक की पत्नी का किरदार देखिए। हाँ, ये कमाल है। उसे पक्का यकीन है कि ये आदमी धोखेबाज है, फिर भी वो मेहमानों के सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ती, शक्कर और दही से स्वागत करती है। मुंह दिखाई के 20 रुपए और बेटी को मिठाई के लिए 2 रुपए भी देती है। ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पहलू है जिसे प्रेमचंद ने दिखाया है। लेकिन रात तक रुपयों का कोई जिक्र नहीं होता। और पत्नी फिर से व्यंग्य करती है, तो क्या सचमुच तुम्हें आशा थी कि वो आते ही आते तुम्हारे हाथ में रुपए रख देंगे? पर कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उमापति 2 दिन और रुकता है और जाने से पहले एक और मांग। हाँ, एक नई कहानी सुनाता है। मकान पर पिताजी से भेंट ही नहीं हुई, वो तहसील वसूल करने गांव चले गए थे। ससुराल में सब रुपए खर्च हो गए, अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है। और इस बार 25 रुपए और मांग लेता है। लेखक का मन तो करता है कि टका सा जवाब दे दे, पर वो अपनी अशिष्टता के डर से चुप रह जाता है। और इस बार जब वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो पत्नी बिना कुछ कहे सुने रुपए निकाल कर दे देती है। ये खामोशी, ये 100 तानों से ज्यादा भारी थी। बिल्कुल। लेखक को एहसास हो जाता है कि वो अपनी ही पत्नी की नजरों में कितना गिर गया है। उसका जो आत्मसम्मान था वो उन 75 रुपयों के साथ हमेशा के लिए चला गया। इस धोखे का लेखक पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो एकदम बदल जाता है। उसके अंदर की जो नरमी थी, जो भरोसा था, वो सब खत्म हो जाता है।
और वो एक कठोर और शक्की इंसान बन जाता है। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। प्रेमचंद ये दिखा रहे हैं कि धोखे का जहर फैलता कैसे है। हाँ। उमापति का धोखा सिर्फ 75 रुपए का नुकसान नहीं था, उसने लेखक के चरित्र को भी जख्मी कर दिया, उसकी इंसानियत पर एक दाग लगा दिया। इसका सबूत तब मिलता है जब उसके दफ्तर में काम करने वाला एक नया लड़का, एक कॉम्पोजिटर, बीमार पड़ जाता है। हाँ, बिहार से आया था, असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी। और वो घर जाने के लिए कुछ रुपए मांगता है। कहता है, आप कुछ रुपए दे दें तो घर चला जाऊं, वहां जाते ही रुपयों का प्रबंध करके भेज दूंगा। वो लड़का सच में जरूरतमंद है, लेकिन लेखक के दिमाग में उमापति का चेहरा घूम जाता है। हाँ, और वो साफ मना कर देता है। कहता है, भाई मुझे तुम्हारी दशा पर बहुत दुख है, मगर मैं इस समय कुछ ना कर सकूंगा, बिल्कुल खाली हाथ हूं। वो इस लड़के की जरूरत में एक और धोखा देख रहा है। उसका दिल पत्थर का हो चुका है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या एक इंसान का धोखा हमें पूरी इंसानियत पर शक करने का हक दे देता है? लेखक ने यही किया और वो एक निर्दोष की मदद करने से चूक गया। तो असल त्रासदी 75 रुपए खोना नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत खो देना है। एकदम सही। वो अपनी कड़वाहट में लगभग उतना ही बुरा इंसान बन जाता है जितना उसे ठगने वाला था। लेकिन प्रेमचंद कहानी को यहाँ खत्म नहीं करते। नहीं, वो दिखाते हैं कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। दफ्तर का एक दूसरा क्लर्क, पंडित पृथ्वीनाथ, उस रोते हुए लड़के को देख लेता है और बिना कुछ सोचे समझे मुनीम से उधार लेकर उसे 15 रुपए दे देता है। जब लेखक को ये पता चलता है तो उसे ग्लानि और लज्जा महसूस होती है। वो सोचता है, गुरु गुड़ ही रहे, चेला शक्कर हो गए। इसके मन में एक कुटिल इच्छा भी आती है कि काश पृथ्वीनाथ के पैसे डूब जाएं। हाँ, वो अपनी गलती को सही साबित करना चाहता है। लेकिन 5वें ही दिन वो लड़का मनी ऑर्डर से पैसे वापस भेज देता है। ये मनी ऑर्डर, ये लेखक के मुंह पे एक तमाचे जैसा था। उसका सारा शक, उसकी सारी कड़वाहट एक पल में गलत साबित हो जाती है। प्रेमचंद लिखते हैं, ऐसी और आंखें खोल देने वाली यातना मुझे और कभी नहीं मिली थी। ये वो पल था जब लेखक को एहसास हुआ कि उसने अपने जख्म की सजा एक बेगुनाह को दे दी थी। और फिर कहानी के आखिर में एक और चमत्कार होता है। हाँ, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। लेखक इस पूरे किस्से पर एक लेख लिखता है और वो पत्रिका में छप जाता है। और उसके कुछ दिन बाद उमापति 75 रुपए का मनी ऑर्डर भेज देता है। और कूपन पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, क्षमा। कमाल का अंत है। क्या वो लेख पढ़कर शर्मिंदा हुआ या उसकी माली हालत सुधर गई, हमें पता नहीं। लेकिन वो पैसे लौटा देता है। अब लेखक बहुत खुश होता है। हाँ, पैसे लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है, ये साबित करने के लिए कि देखो मैं सही था। लेकिन पत्नी का जो जवाब होता है वो इस कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। वो उन रुपयों को लेने से इनकार कर देती है। हाँ। और वो जो कहती है वो कहानी का सार है। वो कहती है, जब कोई शिक्षित और विनयशील मनुष्य अपने वचन का पालन न करे तो यही समझना चाहिए कि वो विवश है। विवश मनुष्य को बार बार तकाजों से लज्जित करना भलमनसी नहीं है। वो एक तरह से अपने पति को लालची और असभ्य कह रही है। तो यहाँ पत्नी का किरदार एक फॉइल कैरेक्टर की तरह काम करता है, जो नायक के ठीक उलट है। बिल्कुल। जहां लेखक छोटा, शक्की और लालची साबित होता है, वहीं उसकी पत्नी समझदार, दयालु और ऊंचे चरित्र वाली दिखाई देती है। एकदम सही कहा। उसे एक पल में लेखक को एहसास होता है कि पैसे वापस पाकर भी वो इंसानियत की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। हाँ। उसकी पत्नी, जिसने एक पैसा नहीं छुआ, वो चरित्र में उससे कहीं ज्यादा अमीर है। उमापति ने पैसे लौटाकर अपना सम्मान बचाया, पत्नी ने पैसे ठुकराकर अपनी महानता दिखाई। और लेखक पैसे पाकर भी गरीब का गरीब ही रहा। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? ऐसा लगता है कि प्रेमचंद ये कह रहे हैं कि धोखे से बचने का तरीका शक्की या कठोर बनना नहीं है। शायद वो ये कह रहे हैं कि असली चुनौती अपने अंदर की अच्छाई को बचाए रखना है, चाहे दुनिया आपके साथ कितना भी बुरा करे। लेखक की पत्नी ये कर पाती है, लेकिन लेखक इसमें फेल हो जाता है। धोखे का असली नुकसान पैसा नहीं, बल्कि वो भरोसा है जो हम दूसरों पर और खुद अपनी इंसानियत पर करते हैं। ये कहानी वाकई सोचने पे मजबूर करती है। ये हमें एक आईना दिखाती है कि कैसे एक बुरा अनुभव हमें कठोर बना सकता है। और ये सवाल भी छोड़ जाती है कि मुश्किल हालात में हम लेखक जैसा बर्ताव करेंगे या उसकी पत्नी जैसा। और यही एक महान कहानी की पहचान है। वो आपको जवाब नहीं देती, वो आपसे सही सवाल पूछती है। बिल्कुल। इस बेहतरीन चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सुनने वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या लेखक का गुस्सा जायज था या उनकी पत्नी की सोच सही थी? हाँ, या ये कि क्या आप उस बीमार लड़की की मदद करते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है
तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही गहरी और जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल आज की कहानी को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी का बटन यानी बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। जल्द मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।